नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे भारत देश का एक राज्य है तमिलनाडु, उसके बारे में। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। हम इस वीडियो में बात करेंगे 4th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक कि इन सेंचुरी के बीच तमिलनाडु का इतिहास किस प्रकार रहा था। 1st सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी तक तमिलनाडु पर चोला एम्पायर ने शासन किया था, क्योंकि एक राजा था जिनका नाम करिकालन था। वह उस युग का सबसे पहला और प्रसिद्ध राजा था जिनके द्वारा तमिलनाडु पर शासन किया गया था। उस समय पर माना जाता है कि वह सैनिकों के कारनामों में माहिर राजा थे, जिसके कारण तांजोर और तिरुचिरापल्ली जिले पर उनका हमेशा से पूरा कंट्रोल बना रहता था, क्योंकि उन्होंने लगभग दक्षिण पर 400 वर्षों तक राज किया था। क्योंकि कांचीपुरम नामक जिले को अपना घर आधार बनाकर तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से पर राज किया था। दोस्तों, उस समय के करिकाल नामक राजा इतना शक्तिशाली थे कि 6th सेंचुरी BCE तक उन्होंने चोला एम्पायर को हराकर सिलोने नामक, जिसे आज के दौर पर हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वहां तक उन्होंने अपना एक दबदबा बनाया था और पूरे राज्य पर अपना कंट्रोल जमाया था। लेकिन 9th सेंचुरी तक चोल एम्पायर फिर से अपने नियंत्रित में आ गए थे। राजा चोल और उनके बेटे राजेंद्र चोल के नेतृत्व में दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली पावर उनका बन गया था। लेकिन चोल साम्राज्य ने धीरे धीरे भारत के अनेकों राज्यों पर अपना शासन किया, जिसमें शामिल है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। लगभग 9th सेंचुरी के लास्ट तक चोल साम्राज्य इतने शक्तिशाली हो गए कि अनेकों राजा के राज्यों को छीनने लगे थे। इसके बाद उन्होंने चालुक्य साम्राज्यों से भी युद्ध किया और उन्हें हराकर उनका पूरा राज्य अपने कंट्रोल में कर लिया था। अपने जहाजों के बेड़ों के साथ राजेंद्र चोल ने लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पेगु नामक द्वीप पर अपना शासन किया और आगे के लिए उन्होंने अपना यात्रा को जारी ही रखा। बिहार और बंगाल के राजा महिपाल पर अपनी जीत का उन्होंने एक नई राजधानी का निर्माण किया, जिसका नाम गंगईकोंडा चोलापुरम रखा था। लेकिन 13th सेंचुरी आते ही चोला एम्पायर का दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा था और 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग होते ही चोल साम्राज्य खत्म हो गया था। इसके खत्म होने के परिणाम स्वरूप में पांड्य नामक साम्राज्य ने फिर से एक बार अपना सत्ता हासिल की थी। हालांकि यह अल्पकालिक था, क्योंकि खिलजी एम्पायर ने उन्हें हराकर अपना एम्पायर का गठन किया था। इसके बाद धीरे धीरे राज्य पर मुस्लिम एम्पायर का दबदबा शुरू हो गया था, जिसके कारण मुस्लिम एम्पायर के आक्रमण से चोल और पांड्य दोनों साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे 14th सेंचुरी के बीच तक। 14th सेंचुरी में दक्षिण में मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही में हिंदू एकजुट हुए थे और उन्होंने सभी हिंदू मिलकर विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी 14th सेंचुरी के एंड तक, जो कि एक शक्तिशाली राजतंत्र था विजयनगर एम्पायर, जिसकी राजधानी हम्पी रखी गई थी। हालांकि साल 1556 में तालिकोटा की लड़ाई में दक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर एम्पायर को समाप्त कर दिया था। इसी के बीच साल 1639 में मद्रास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, जिसने तमिलनाडु के इतिहास में एक नए युग का शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, उस समय के जो प्रोविंस के लीडर थे, उनके छोटे मोटे आपस भेदभाव ने ब्रिटिश के लिए तमिलनाडु पर अच्छा प्रशासनिक अवसर दिया था। दक्षिण भारत के अधिकतर भाग और तमिलनाडु धीरे धीरे कंप्लीट रूप से ब्रिटिश प्रशासन के अधीन हो गया। दक्षिण भारत के ज्यादातर भाग ब्रिटिश अधिकार के तहत मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। साल 1947 भारत को आजादी मिलने के बाद मद्रास को एक राज्य में बदल दिया गया था। लेकिन साल 1953 में मद्रास राज्य को दो भाग में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला दक्षिणी तमिलनाडु और दूसरा आंध्र प्रदेश क्षेत्र शामिल है। साल 1956 में राज्य के पूर्ण गठन अधिनियम में मद्रास राज्य ने अपने तटीय क्षेत्र को केरल और मसूरी को दे दिया। लेकिन दोस्तों, मद्रास राज्य ने साल 1968 में अपना नाम बदलकर तमिलनाडु रख लिया था। साल 1996 में राजधानी के रूप में मद्रास को बदलकर चेन्नई कर दिया गया था। दोस्तों, तमिलनाडु 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर यानी 5,216 वर्ग मील के एरिया में फैली हुई है, जिसमें तमिलनाडु भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। इंडियन पेनिनसुला के दक्षिण तट पर स्थित तमिलनाडु पश्चिम में पश्चिमी घाटी और डेक्कन प्लेटू के उत्तर में पूर्वी घाटी और पूरब में बंगाल की खाड़ी के किनारे पूर्वी तटीय मैदान से घिरा हुआ है। राजनीतिक रूप से तमिलनाडु कुछ स्टेट से घिरा हुआ है, जैसे केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी घिरा हुआ है जो पौंडीचेरी है। तमिलनाडु पवन द्वीप पर
श्रीलंका के उत्तरी प्रांतों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा भी साझा करता है। मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, जहां हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलता है। तमिलनाडु की कोस्ट लाइन 1076 किलोमीटर स्क्वायर यानी 669 मील दूरी लंबी है और गुजरात के बाद देश की दूसरी सबसे लंबी कोस्ट लाइन राज्य की है। साल 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण तमिलनाडु की कोस्ट लाइन स्थायी रूप से बदल गई। इसके बाद हम जानेंगे तमिलनाडु के पॉपुलेशन के बारे में। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से तमिलनाडु की टोटल पॉपुलेशन 72.1 मिलियन और यह भारत का 7वां सबसे आबादी वाला राज्य है, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2023 तक तमिलनाडु की पॉपुलेशन 72.1 मिलियन से बढ़कर 76.8 मिलियन हो जाएगी और साल 2036 तक 78 मिलियन पॉपुलेशन तक बढ़ सकती है। लेकिन तमिलनाडु भारत देश का सबसे शहरीकृत राज्यों में से एक है, जिसमें से 48.4% लोग शहर इलाके में रहते हैं। साल 2011 के जनगणना के हिसाब से जेंडर प्रति 1000 मैन पर 996 वुमेन थी, जो राष्ट्रीय औसत 943 से बहुत ज्यादा थी। लेकिन दोस्तों साल 2011 के जनगणना के हिसाब से तमिलनाडु की साक्षरता रेट 80.1%, जो राष्ट्रीय औसत 73% से अधिक। साल 2011 के हिसाब से तमिलनाडु में लगभग 23.17 मिलियन परिवार थे, जिसमें से 6 साल से कम आयु के 7.24 मिलियन बच्चे, जिसमें से 14.4 मिलियन एससी और 0.8 मिलियन एसटी के थे। साल 2017 तक तमिलनाडु में सबसे कम रिप्रोडक्शन रेट थी, जो जनसंख्या को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से भी बहुत कम था, जो भारतीय राज्यों में सबसे कम दरों में भी कम है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ एक और नए वीडियो के लिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।